Hello everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in today's video, we are going to talk about section 37, 38 and 39 of Indian Evidence Act. In our previous videos, we talked up till section 36 and now starting with section 37. 37 किस बारे में बात करता है कि relevancy of statement as to fact of public nature contained in certain acts and notifications. तो यहाँ पर ये सेक्शन ये बताता है कि अगर कोर्ट को किसी ओपिनियन पर आना है of as to existence of certain fact, then in that case any statement made in any central act or any state act or any government notification are considered as relevant. अगर कोर्ट has to form an opinion with regards to existence of any fact, then the statement made in the central act, state act and government notifications are considered as relevant for the purpose of forming an opinion with regards to existence of any fact. कि कोई fact मतलब कि उस मतलब कोई भी restriction है किसी चीज पे या नहीं, या कोई existence of fact है या नहीं, इस चीज के लिए अगर कोर्ट को कोई भी ओपिनियन अपनी बनानी है या कोर्ट को किसी स्टेटमेंट को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए कोर्ट कैन कंसिडर द स्टेटमेंट्स मेड इन एनी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जहां के जिसके थ्रू कुछ रेस्ट्रिक्शंस या कुछ गाइडलाइंस इंपोज्ड हुई हो, तो दोज वुड बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग एन ओपिनियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट. ठीक है, so this was about section 37. now coming on to section 38. section 38 ये बताता है कि relevancy of statements as to any law contained in law books. तो बेसिकली ये बताता है कि अगर कोर्ट को अगर ओपिनियन फॉर्म करनी है विद रिगार्ड्स टू एनी लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री, ठीक है, विद रिलेटिंग टू द लॉ ऑफ एनी कंट्री, तो उस केस में कोर्ट कैन कंसिडर द स्टेटमेंट्स ऑफ सच लॉ कंटेन्ड इन द बुक विच इज पब्लिश्ड और प्रिंटेड. ठीक है, अगर कोर्ट को मान लो इंडियन कोर्ट है, उसको यूके के कोर्ट का कुछ अगर यूके के लॉ के बेसिस पे कोई ओपिनियन फॉर्म करना है, तो उस केस में वो यूके के लॉज के स्टेटमेंट्स जो किसी बुक में प्रिंट हुए और पब्लिश हुए हैं, दैट कंटेंट एंड दैट स्टेटमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन एनी लॉ ऑफ यूके. ठीक है, दूसरा है कि इन रिपोर्ट अगर यूके में जो भी केसेस थे वो केस लॉज जिस बुक में प्रिंट हुए हैं, those rulings are also relevant for the purpose of forming an opinion with regards to law of that country. So that was the second point कि कोर्ट अगर कोई ओपिनियन फॉर्म करना चाहता है on the laws of any country, then उस कंट्री की रूलिंग्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, will be relevant. and second is कि any statement with regards to the law contained with any statement with regards to law of that country which is contained in the book which is printed or published are also relevant. तो हम बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं जहां पर उस कंट्री के लॉ के बारे में बताया गया है, और हम उन रूलिंग्स को भी यूज कर सकते हैं जो रूलिंग्स उस कंट्री के लॉज के बेसिस पे दी गई हैं. तो वो रूलिंग्स और वो स्टेटमेंट्स जो लॉ बुक्स में दिए गए हैं विद रिगार्ड्स टू द लॉज ऑफ दैट कंट्री एंड दोज बुक्स आर पब्लिश्ड एंड प्रिंटेड, all those are considered as relevant. वो statements और वो rulings of that country are relevant for forming an opinion on any law of that country. ठीक है, so यहाँ पर law books का और rulings का importance दिया गया है कि law books और rulings को relevant माना जाएगा so as to form an opinion with regards to law of that country. ठीक है, so this was about section 38. now coming on to section 39. section 39 क्या बोलता है कि what evidence to be given when statement forms the part of a conversation or document. तो ये बताता है कि सेक्शन 39 में बहुत सिंपल सी बात की है कि अगर कोई स्टेटमेंट कोई जो भी स्टेटमेंट है, अगर वो इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एनी कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड और सीरीज ऑफ लेटर्स, तो कितना पार्ट एविडेंस में लिया जाए, कितना पार्ट कोर्ट को एज अ एविडेंस कंसिडर करना है, कितना उसको एक्सक्लूड करना है, ये बताया गया है. तो अब सपोज अगर कोई लॉन्ग स्टेटमेंट, कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, सीरीज ऑफ लेटर्स और सीरीज ऑफ पेपर्स अगर रेलेवेंट है किसी प्रोसीडिंग में, then in that case it is the discretion of the court to consider the part of document, conversation or any letter or series of papers which would enable the court to have a full understanding on the statement in that particular case. जैसे कि अपना एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का केस है
एंड द एक कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का केस है, सपोज इन द ईयर 2018-19, अब यहाँ पर कोर्ट 2010 या 2012 का कोई भी ई रिकॉर्ड तो कंसिडर नहीं करेगा। वो क्या कंसिडर कर सकता है हद से हद तक, या तो 2018, 2016, 2016 और 2017 के ई रिकॉर्ड्स उठाएगा, या मैक्सिमम आज से 4 साल पहले के उठा लेगा और 1 साल बाद के उठा लेगा, या उस करंट ईयर के उठा लेगा। बट वो आज से 10 साल पहले के रिकॉर्ड्स तो नहीं उठाएगा, बिकॉज दैट वुड नॉट बी रेलेवेंट। तो यहाँ पर कोर्ट उन ई रिकॉर्ड्स को उठाएगा विच वुड इनेबल द कोर्ट टू हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑन द स्टेटमेंट्स। तो इसीलिए ये सेक्शन जब बताता है कि व्हाट एविडेंस टू बी कंसिडर्ड to be given when the statement forms a part of documents conversations, तो यहाँ पे court has the discretion to select only those documents, those e-records which would enable the court to have the full understanding on the statements which are related in the proceeding। ठीक है, तो उस relevant जो भी statement, जो भी उस प्रोसीडिंग के लिए जो भी ई रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट हैं, उनका सिर्फ उतना ही पार्ट लिया जाएगा कोर्ट एज एन एविडेंस विच वुड इनेबल द कोर्ट to have a full understanding with regards to that statement, और उसके अलावा बाकी सब एक्सक्लूड कर दिया जाता है। So only that part is relevant which would enable the court to have the full understanding of the statement, rest everything is excluded। So जैसे कि हमने एग्जांपल से समझा कि 2018-19 का अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इशू है तो वो कोर्ट मैक्सिमम 2017 का उठा लेगा, ई रिकॉर्ड्स 2016 के ई रिकॉर्ड्स ले लेगा, so as to have a better understanding of the statements and to have a better understanding of the transactions, but वो 2010 का नहीं उठाएगा। So that was about section 39 कि only those evidences can be given when which would enable the court to have the full understanding of the statements when it forms the part of conversation, series of letters, documents। तो जब बहुत सारी चीजों का पार्ट बन रहा है तो उसमें सिर्फ उतना ही पार्ट एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एज एन एविडेंस जो कोर्ट को अलाउ करे so as to have a better understanding of the statement, so that court can resolve the fact and issue in an explicit and bias free manner। That was all about section 39. By this we complete section 37, 38 and 39 in today's video. Now in next video we will be going to talk about section 40, and that's how we will complete our Indian Evidence Act lecture series. Goodbye, thank you.